नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। और अब बात देखते मारहो राजस्थान की और बुलेटिन में बात करेंगे पंचायती राज के तीसरे चरण की, जहां आज पोलिंग पार्टियां मतदान कराने के लिए रवाना हो रही हैं। साथ ही बात करेंगे मास्क को लेकर किए गए रियलिटी चेक की। वहीं बताएंगे आपको कहां कहां बरपा रफ्तार का कहर। आखिर में दिखाएंगे आपको कैसे कोरोना काल में गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है। इन खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर बारा से, जहां पर जुआरियों पर कार्रवाई की गई है। जुआ खेलते 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1,43,800 रुपए बरामद किए गए हैं इनके पास से। सरपंच समेत 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये बड़ी खबर बारा से, जहां पर जुआरियों पर कार्रवाई। बारा के अंतर के समीप बड़बा में पुलिस द्वारा ये बीती रात ये कार्रवाई की गई, जहां पर 1,43,800 रुपए का जुआ पकड़ा गया है। साथ ही जुआ खेल रहे सरपंच सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीती रात को मुखबिर सूचना मिली थी कि मोजा बड़वा थाना अंता में कुछ व्यक्ति भारी मात्रा में राशि लेकर जुआ खेल रहे हैं। इस पर टीम गठित कर रवाना किया गया था, जिस पर बड़वा मोजा में 10 व्यक्ति जुआ खेलते हुए पकड़े गए और उनसे लगभग 1,43,000 रुपए की राशि बरामद हुई है। मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ विपिन तिवारी जुड़ चुके हैं। विपिन, लगातार कार्रवाई की जा रही है, जुआरी गिरफ्तार भी हो रहे हैं, लेकिन जुआरी जो है वो बात मानने को तैयार नहीं है और लगातार इस तरह की जो खेल है वो खेलते ही हैं। बताना चाहूँ, बारां जिले में जो है ये एक तरह से कहिए कि कुल संगति है काफी, क्योंकि सालों से ये जो है कई सालों से हुआ। कई बड़े यहाँ धरपकड़ के अभियान भी चले। 10-10 लाख से ऊपर की राशि भी बारां जिले में पकड़ी गई है जुआरियों से, लेकिन जो जुआ है वो थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई जो है वो नहीं करती। अभी करीबन इसी माह में ये पुलिस की चौथी कार्रवाई होगी, और जहाँ करीबन मतलब 4 दर्जन लोग जुआरी में पकड़े गए हैं। और दिवाली के आसपास तो विशेषकर ये जुए और सट्टे का कारोबार है, उसमें काफी इजाफा हो जाता है। और पुलिस जो है इन पर नजर भी थी, और रात यही हुआ, अंता थाना पुलिस को सूचना मिली कि बड़ी मात्रा में जो है लोग जुटे हुए हैं और जुआ यहाँ खेल रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने दबिश दी। और यहाँ जो सरपंच है, क्योंकि जो जुड़ाव है, देखिए कहीं ना कहीं बड़े लोगों का कहीं ना कहीं उस पर ऊपर छत्र छाया रहती है, और ऐसे में ही जो है लोग जो है वो जुआ खेलने लग जाते हैं। और निसंकोच होकर जो है वो जुए का कारोबार ऐसे ही चल रहा था, क्योंकि सरपंच साथ में हो, ऐसे में ग्रामीण जो है अपने आप को इसमें संलिप्त हो गए और वो खेलते गए। और पुलिस ने जो है ये देर रात जो है कार्रवाई की। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जुआ खेलते 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी बात यह है कि सरपंच सहित 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 1,43,800 रुपए बरामद किया गया है इस दौरान इन जुआरियों के पास से। और अब बात उस तमंचे वाले डांसर की जो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। धौलपुर पुलिस की गिरफ्त में बैठा ये वही शख्स है जो एक शादी समारोह में डीजे पर डांस के दौरान तमंचे से फायरिंग कर रहा था। इस शख्स की गिरफ्तारी उसी तमंचे पर डिस्को वाले वीडियो के वायरल होने के बाद हुई है। आपको बता दें कि धौलपुर का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस 1 मिनट के वीडियो में एक लड़की स्टेज पर डांस करती हुई नजर आ रही है। इसी दौरान स्टेज पर करीब आधा दर्जन लोग हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर वो देसी कट्टे और राइफल से फायरिंग करने लगते हैं। इस दौरान इस समारोह में शामिल लोग भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब इस शख्स से पुलिस दूसरे लोगों की शिनाख्त में जुटी हुई है। तमंचे पर डिस्को के संबंध में जानकारी की गई तो इलाका थाना स्थित गांव धीमरी में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की सूचना मिली थी, जो दिनांक 25 तारीख की शादी थी। इसके संबंध में आज गांव धीमरी पर पहुंचकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक कट्टा और कारतूस बरामद किया चुका है। अन्य आरोपियों के संबंध में जानकारी की जा रही है। और अगली खबर डूंगरपुर से है। डूंगरपुर जिले की बिचवाड़ा थाना पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है।
बिचवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस ट्रक से पुलिस को 17 लाख कीमत के 291 अवैध शराब के कार्टन बरामद किए हैं। बिचवाड़ा पुलिस का कहना है कि उन्हें खबर मिली थी कि रतनपुर बॉर्डर से अवैध शराब तस्करी की बड़ी खेप गुजरने वाली है, जिसके बाद उन्होंने नाकेबंदी कर इस ट्रक की जांच की, जिसमें उन्हें 17 लाख का शराब मिला। सुबह हमें जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक ट्रक जिसके अंदर अवैध शराब गुजरात की ओर जाने वाली भारी मात्रा के अंदर, इस पर वन थाना अधिकारी रिजवान खान और मैं जाब्ता रतनपुर चौकी और थाना से हजारीलाल द्वारा हमने यहाँ पे नाकाबंदी की रतनपुर चौकी के ऊपर, जिस पर मुखबिर की बताए अनुसार ट्रक आया जीजे नंबर का, जीजे 25 नंबर का। उसको हमने रोका और उसके हमने ड्राइवर से हमने परिचालक को हमने पूछा तो उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इसके ऊपर हमने ट्रक को चेक किया, ट्रक के अंदर भारी मात्रा में शराब भरी हुई मिली, जिसको बाद में उतरा की गिनती की गई तो करीब 291 पेटियाँ शराब की मिली है, जिसमें एमसीडी शराब और एपिसोड की शराब है, ये की पेटियाँ हमें मिली है। उधर करीब 15 दिन पहले सवाई माधोपुर जिले के उदय गांव में विकेश मीणा की हत्या मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में छोटी उदय का रहने वाला प्रेमराज मीणा और धौलपुर के सरस मथुरा का अमित उर्फ पिलवा जोगी शामिल है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शातिर अपराधी है और गैंग बनाकर हथियारों के बल पर लोगों से मारपीट और लूटपाट में दोनों महारथी है। इनके खिलाफ कई थानों में केस भी दर्ज हैं। इन दोनों पर 16 नवंबर को पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर विकेश मीणा नाम के युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। भी हमने रेड दी, कुछ को 151 में बंद किया, पावर बाइक्स भी हमने जब्त की। हमारा उद्देश्य ये है कि ज़िले में और गंगापुर सिटी में शांति व्यवस्था का माहौल बना रहे, और ये कार्रवाई करने में मुझे लगता नहीं किसी प्रकार का कोई दबाव या कोई भी हस्तक्षेप किसी भी तरह से हुआ है। इसमें बड़ी निष्पक्ष कार्रवाई हुई है, और आगे भी अगर इस तरह का अपराध होगा तो पुलिस बड़ी एक यूनिट की तरह अच्छे से काम करेगी। इसमें एडिशनल एसपी ने अच्छा काम किया है, हमारे दोनों डिप्टी साहिबान ने अच्छा काम किया है, उसके अलावा जिले के सभी थानाधिकारियों ने, साइबर टीम अजीत और सभी अधिकारियों ने अच्छा काम किया। धन्यवाद सर। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? इन दोनों को हमने जयपुर से गिरफ्तार किया है और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। घटना में प्रयुक्त हथियार, उसके अलावा व्हीकल्स किया था, तो ये आरोपी क्या कर रहे थे उस टाइम? उस समय एक आरोपी की पत्नी के बच्चा हुआ था, वो सूचना हमें मिली, वहाँ पर हमने उसे गिरफ्तार। चलिए, बड़ी खबर टोंक से आ रही है, जहां पर जारी बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस और एसआईटी की ये बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने 10 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया है। इस दौरान 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालक फरार हो गए। बनास नदी से हो रहा था बजरी का परिवहन। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 10 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया है। 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालक फरार हो गए। हालांकि एक ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया गया। बनास नदी से हो रहा था बजरी परिवहन। एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। तो बनास नदी से अवैध परिवहन को लेकर के कई बार शिकायतें आने के बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए ये आदेश दिया था पुलिस और एसआईटी को, जिसके बाद पुलिस और एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया। 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालक हालांकि पुलिस को आते देख फरार हो गए। हालांकि एक पकड़ा गया है और बताया यह जा रहा है कि जो ट्रैक्टर चालकों के आरोपी को यहां पर आरोपी बनाया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर कोटा से है, जहां चाकूबाजी मामले में बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। इस मामले में युवक पर किया था चाकू से हमला। हमले में एक युवक हुआ था घायल और उसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यह बड़ी सफलता उसे हाथ लगी है। एक युवक को अरेस्ट कर लिया गया है। तो चाकूबाजी मामले में यह बड़ी सफलता, पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है।
युवक पर किया था चाकू से हमला। हमले में एक युवक हुआ था उस दौरान घायल। और अब बात शहर शहर रफ्तार के कहर की, जहां सीकर में सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि कोटा में रफ्तार ने एक शख्स की जान ले ली। वहीं बारा में संतरे से भरा ट्रक पलट गया। तो ये 3 तस्वीरें सीकर, कोटा और बारा की, जहां पर सड़क हादसा देखने को मिला है। इस हादसे में एक की मौत हो गई है सीकर में, जबकि कोटा में भी एक की मौत हो गई है। वहीं ये बारा की तस्वीर है जहां पर संतरे से लदा ट्रक जो है वो पलट गया। अगली खबर सीकर से है, जहां पर सीकर एनएच जयपुर एनएच पर सड़क हादसा, कार और ट्रक के बीच भीषण ये टक्कर हुआ है। हादसे में कार चालक की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। तो सीकर जयपुर एनएच पर ये सड़क हादसा और इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, एक की मौत हुई है। वहीं कोटा से बड़ी खबर है, कनवास थाना क्षेत्र में सड़क हादसा देखने को मिला। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हुआ है। खड़ी ट्रॉली से टकराई बाइक और इस हादसे में जो है एक युवक की मौत हो गई। वहीं बारा से बड़ी खबर, संतरे से भरा ट्रक पलट गया। NH 27 पर यह हादसा हुआ है। हादसे में खलासी घायल हो गया है। तो ये तस्वीरें, संतरे से भरा ट्रक सड़क पर पलटा और इसके बाद इस हादसे में घायल खलासी जो था वो घायल हो गया। और बड़ी खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। पिकअप और जीप में जोरदार टक्कर और इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। दुधली गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो पिकअप और जीप में जोरदार टक्कर, दुधली गांव के पास यह हादसा हुआ है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में एक की मौत हुई है। और अगली खबर अलवर के भिवाड़ी से है, जहां पर पुलिस पर हिस्ट्री शीटर बदमाश ने फायरिंग की है। फायरिंग के बावजूद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। देसी कट्टा समेत 315 बोर के 2 मैगजीन कारतूस बरामद किए गए हैं। अगली खबर भिलवाड़ा से है, जहां हॉस्पिटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। जैसे ही हॉस्पिटल में आग की खबर लगी, हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था और लोग इधर उधर भाग रहे थे। ये तस्वीरें भिलवाड़ा के RC व्यास कॉलोनी में बने स्वास्थ्य हॉस्पिटल की है, जहां रविवार की देर रात ऑक्सीजन पैनल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। आग पूरे अस्पताल में फैलती उससे पहले ही यहां भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को सुरक्षित निकाल लिया था। आपको बता दें, जिस वक्त यहां आग लगी थी उस वक्त यहां 67 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 31 मरीज कोरोना पॉजिटिव थे। आग की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी और आग पर जल्द ही काबू भी पा लिया गया था। लेकिन हॉस्पिटल में इस तरह लगी आग से यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर उठने लगे हैं। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में हो जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूज ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूज यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में फीस पर फसाद जारी है। जयपुर में संयुक्त अभिभावक संघ का धरना जारी है। इसको लेकर नो स्कूल नो फीस मुहिम के तहत ये धरना दे रहे हैं। शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं अभिभावक संघ। अभिभावकों का अनिश्चितकालीन ये धरना है। उनका कहना है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस का वो विरोध जता रहे हैं, नो स्कूल नो फीस की वो मांग कर रहे हैं।
जो संघर्ष चल रहा है वो लगातार जारी है। पहले शहीद स्मारक पे स्कूल संचालक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो अब एक बार फिर से अभिभावकों ने यहाँ पर आंदोलन का आगाज किया है। आज से ही संयुक्त अभिभावक संघ के बैनर तले यहाँ पर अभिभावकों ने सामूहिक धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे अभिभावकों की यही मांग है कि नो स्कूल और नो फीस, जो कि इनकी मुहिम भी है, और लगातार ये जो स्कूल संचालकों की जो मनमर्जियां रही है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और लगातार अपने आंदोलन को कड़ा करते आए हैं। इन्हीं से बात करते जानते हैं अरिंद अग्रवाल, जो संयुक्त अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, किस तरह की मांगे हैं और किन मांगों को लेकर के आज यहाँ पर फिर से धरना? सर, हमने 12 दिन पहले सरकार को 15 सूत्रीय अपनी मांगे भेजी थी, जिसके अंदर शिक्षा का उत्थान, फीस के ऊपर जो हमारे 25% की हमारी मांग है उसके ऊपर, स्कूलों के ऊपर ट्यूशन फीस का क्लैरिटी होना। सरकार के अंदर 15 सूत्री मांगे हमने सारे उसके अंदर भेजी हुई है, और उन सबके बावजूद सरकार की तरफ से कोई भी आज भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमें परेशान होकर स्कूल प्रशासन जिस तरीके से अभिभावकों के साथ पेश आ रहा है और फीस मांगने के लिए दबाव बना रहा है, तो मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं हाईकोर्ट में इस मसले पर अभी तक क्या कुछ हुआ है और आगे क्या होने वाला है? हाईकोर्ट ने जो 70% ट्यूशन फीस, जिसको बारंबार आज स्कूल जो है वो फीस मांगे जा रही है, नोटिसेस दिए जा रही हैं, और उसमें एक बहाना ये बनाया है कि सरकार की तरफ से उन्हें यह इंश्योरेंस मिला है कि वो 70% फीस ले, वो बिल्कुल सर्वथा विधि विरुद्ध गलत है, क्योंकि उस ऑर्डर को स्टे किया जा चुका है। मैटर सब जुडिस है हाईकोर्ट के अंदर। सरकार ने जो भी अपना एफिडेविट पेश किया है, जो इंटरिम फीस डिसाइड की है, वो हाईकोर्ट के डायरेक्शन से डिसाइड की हुई है, जिसके ऊपर हाईकोर्ट को अभी अपना फैसला लेना है और उसमें यह तय करना है कि जो सरकार ने फीस डिसाइड की है वो सही है या गलत है। तो इस कारण से अभी मैटर सब जुडिस है और किसी भी तरह की ये जो मांग की जा रही है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिभाषा में आ रही है। कोरोना काल में जो जिस तरह के हालात उपजे हैं उससे परेशान हैं, आर्थिक रूप से अपनी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर सरकार के समक्ष भी रख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस मसले का हल जरूर निकलेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात पंचायती राज चुनाव की। जी हां, पंचायती राज चुनाव का तीसरा चरण कल होगा। कल तीसरे चरण का मतदान होगा। 20,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस दौरान 40,000 कर्मचारी करवाएंगे मतदान। पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही है तमाम बूथों के लिए। 7,964 बनाए गए हैं मतदान केंद्र, और जहां पर 57,09,120 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बोंदे, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर और राजसमंद के, जहां पर पंचायती राज्य चुनाव के तीसरे चरण को लेकर के तमाम जो कर्मचारी हैं, वो मतदान कर्मी हैं, वो बूथों के लिए रवाना हो रहे हैं तमाम प्रशिक्षण लेने के बाद। और इस दौरान किस तरह से गाइडलाइंस को पालन करना है, कोरोना गाइडलाइंस के साथ साथ मतदान देने वाले जो हैं मतदान कर्मी, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लेकर के तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। और ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रशिक्षण लेकर के तमाम कागजातों के साथ वो अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो चुके हैं। कल तीसरे चरण का मतदान, 20,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा और 40,000 से ज़्यादा कर्मचारी मतदान करवाएंगे और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है तमाम तरह की। उधर प्रतापगढ़ में पंचायत राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान कर्मियों को लाने और ले जाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से 72 बसों का अधिग्रहण किया गया है। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए 15 छोटे वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। डीटीओ मनोज कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जौरवाल के निर्देश पर पंचायत राज्य चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए पीपलकोट और सुहागपुरा पंचायत समिति में मतदान दलों को लाने और ले जाने के लिए 72 बसों और 15 छोटे वाहनों का अधिग्रहण किया गया है।
राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी का रविवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 28 अक्टूबर को उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 7 नवंबर को एयर एम्बुलेंस से माहेश्वरी को उदयपुर से मेदांता अस्पताल ले जाया गया था। किरण माहेश्वरी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो पिछले 22 दिनों से मेदांता के आईसीयू में एडमिट थी। रविवार देर रात इन्फेक्शन ज्यादा होने से उनका निधन हो गया। श्रीमती किरण माहेश्वरी के निधन का समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। वे लोकप्रिय, सहज, सरल, मिलनसार, ईमानदार और सबके दुख में काम आने वाली एक सफल जनप्रतिनिधि थी। उन्होंने सांसद, विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर और संगठन के अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारी विधायक आदरणीय किरण जी का यूं चले जाना स्तब्ध कर गया। किरण माहेश्वरी जी न केवल महिलाओं की वरन राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की एक दमदार आवाज थी। वो तीसरी बार की विधायक, इस बार एक बार 14वीं लोकसभा की सांसद रही, लेकिन उनका जीवन देखें तो उन्होंने बहुत जमीनी और धरातल स्तर पर काम शुरू किया। महिला मोर्चे की जिला महामंत्री से लेकर उदयपुर जैसे शहर की सभापति के रूप में अपना जीवन उन्होंने शुरू किया और कालांतर में उन्होंने बहुआयामी गतिविधियों के माध्यम से अपनी बहुमुखी प्रतिभा को मुखरित किया। किरण माहेश्वरी जी का स्वर्गवास भारतीय जनता पार्टी को और विशेष करके महिला विंग का जो राजस्थान में उसने अध्यक्ष रूप में जो वर्किंग खड़ा किया, वो हमारी चेयरमैन भी रही, बैंक की नगरपालिका की सभापति रही, एमपी रही, 3 बार एमएलए रही। किरण माहेश्वरी का आकस्मिक निधन राजस्थान की राजनीति में और मेवाड़ की राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति है। सांसद के रूप में, राज्य के मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य और हमेशा सिद्धांत की राजनीति में अड़िग रहने वाली एक बहुत बड़ी नेता का चला जाना निश्चित तौर पर। गहलोत ने किरण माहेश्वरी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी नेता और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी जी के असामयिक निधन से दुखी हूं। इस कठिन समय में उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। भगवान उन्हें यह नुकसान सहने की शक्ति दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं पीएम मोदी ने भी किरण माहेश्वरी के निधन पर दुख जताया और कहा कि किरण माहेश्वरी जी के असामयिक निधन से पीड़ा हुई सांसद, विधायक या राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की प्रगति की दिशा में काम करने और गरीबों को हाशिए पर से उठाने के लिए कई प्रयास किए। उनके परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति। वहीं विधायक स्पीकर सीपी जोशी ने भी विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि राजसमंद की विधायक किरण माहेश्वरी जी के असामयिक निधन के बारे में सुनकर दुखी हूं। पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इस नुकसान को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं ओम माथुर ने भी किरण माहेश्वरी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोविड-19 का एक और वज्रपात। राजसमंद विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद श्रीमती किरण माहेश्वरी जी का असमय निधन बीजेपी परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। प्रभु उन्हें आत्मसात करें। वहीं किरण माहेश्वरी के निधन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राजसमंद से विधायक बहन किरण माहेश्वरी जी का निधन बेहद दुखद है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और हितों को संरक्षित करने के लिए समर्पित किया। मेरे लिए उनका निधन व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मिश्र जी के निधन का समाचार
बेहद ही गमगीन करने वाला समाचार है। आज राजस्थान की जनता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दुखी है कि ऐसी राजनेता हमारे बीच में नहीं रही जिसने राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सराहनीय काम किए। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया। ऐसी राजनेता का अचानक चला जाना हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कोरोना गाइडलाइंस की पालना कितनी।